यस। आवेशों के का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, ये आपके पास में सवाल है। इसको देखते हैं कि जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तथा आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। ठीक, लाइट थोड़ी कम दिख रही होगी लेकिन आज काम चलाना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट भी है ना। क्या है आपका, आवेशों के पुनर्वितरण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए इस तरह से। ठीक, तो समझते हैं पहले इसको। आपके पास में ये दो चालक हैं, एक चालक ए है और दूसरा चालक बी है ना, चालक ए और चालक बी। दो आवेशित चालक हैं, ए बी। छोटे बड़े क्यों बन रहे हैं, हाँ छोटे बड़े बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चालक ए और चालक बी, और चालक ए और चालक बी को क्या कर दिया गया, किसी चालक तार की सहायता से क्या कर दिया गया, संयोजित कर दिया गया। ठीक है, जब हम संयोजित करेंगे तो आवेश जो होगा वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। और आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, है ना। तो बिल्कुल जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था पिछले साल कि जब दो आवेशित चालकों, जब आपके करते पानी जो होता है हमेशा उच्च विभव वाले चालक से क्या होता है, निम्न विभव वाले चालक की ओर क्या होता है, सॉरी उच्च तल से, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, क्या बोला मैंने, जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तथा आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। पहली बात याद रखने की है कि उच्च विभव से निम्न विभव, ना कि उच्च आवेश से निम्न आवेश। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, है ना, ये गलती नहीं करना अपने को। पानी जो है, अधिक पानी से कम पानी कर कभी पानी नहीं बहता। अगर ऐसा होता ना तो समुद्र का पानी पूरी नदियों में आ गया होता, क्योंकि समुद्र के पास में अथाह पानी है, ठीक है, और नदियों के पास में कम पानी है उसकी तुलना में। अगर ऐसा हुआ होता कि ज़्यादा पानी से कम पानी कर पानी बहता है तो फिर क्या होता, समुद्र का पानी कहाँ आ गया होता, नदियों में आ गया होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हमेशा नदियों का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र का तल नीचा है और नदी का तल ऊंचा है, तो पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है। ठीक, और पानी का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों तो ओर का क्या हो जाए, तल समान ना हो जाए। जैसे भाई अभी बरसात का समय है ना, अगर मान लीजिए तेज बारिश होती है और आपका घर क्या होता है, ऊंचे पर है, और रोड अगर कहाँ है आपकी, नीचे पर है, तो आपके घर का जो पानी है ना, या आंगन का पानी है, वो कहाँ जाता है, वो रोड में जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, पानी आते जाएगा, रोड का क्या हो जाएगा, तल ऊंचा होते जाएगा, पानी आपके घर से रोड पर जाते जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि रोड का पानी का तल जो होगा वो आपके घर के आंगन के पानी के तल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब आपके आंगन का पानी रोड पर बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ओर के तल कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। बात समझ में आ रही है। और इस प्रकार से आवेश का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर दैट, यस और नो। ठीक, तो पानी कैसा बहता है, उच्च तल से निम्न तल। और कब तक बहता है, कब तक बहा, जब तक रोड का पानी का तल और आपके आंगन के पानी का तल कैसा ना हो गया, बराबर हो गया, है ना। जैसे ही वो बराबर होगा पानी का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ना अब आंगन का पानी रोड में जाएगा, ना रोड का पानी आपके आंगन में आएगा। एक साथ रूप से क्या होगा, फिर अब वो
तल बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? ओके। तो वैसे यहाँ पर भी आप किसको बहाएंगे? पानी के जैसा कौन है यहाँ? आवेश है। तो आवेश प्रवाहित होगा और आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होगा प्रवाहित, न कि उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर। क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ गड़बड़ बहुत करते हैं बच्चे। ये जो लाइन जब बोलता हूँ मैं कि जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तथा आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, परंतु आवेश की कुल मात्रा कैसी रहती है? समान रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इस पर आवेश है आपके पास में भी 5 कूलाम, है ना? ये हो गया 5 कूलाम, या थोड़ा ज़्यादा आवेश ले लेते हैं, इसका विभव इस पर आवेश की मात्रा है, मान के चलो यहां पर आवेश है 10 कूलाम और यहां आवेश है 15 कूलाम। बड़ा हो गया, जोड़ते नहीं बनेगा तुम लोगों को, रहने दो। यहां कर लेते हैं हम 6 कूलाम और यहां कर लेते हैं 8 कूलाम। ठीक है। अब ये आपके पास 6 और 8 कूलाम है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ 8 कूलाम है तो आवेश जो होगा वो इधर से इधर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि आवेश की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता आवेश का बहना। आवेश का बहना डिपेंड करता है उच्च विभव है क्या निम्न विभव है। ठीक है। तो हो भी सकता है कि बी से ए तक जाए या ए से बी तक जाए, बी से ए तक भी जा सकता है आवेश, लेकिन उसके लिए इसका विभव क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है। तो मैं अभी इसका विभव उच्च मान के चल रहा हूं, मान के चलो उच्च विभव है इसका विभव उच्च है, यानी कि आवेश का तल ऊंचा है और इसका विभव कैसा है? निम्न विभव है। तो उच्च विभव से निम्न विभव क्या होगा? आवेश प्रवाहित होगा। तो पहली बार में आवेश कितना था? 6 कूलाम धन 8 कूलाम, टोटल कितना कूलाम हुआ? 8 और 6 14 कूलाम हो गया। समझ गए? अब जब आवेशों का पुनर्वितरण होने लगा, मतलब हमने दोनों चालकों को क्या कर दिया? शुरुआत में इस पर 6 कूलाम था, इस पर 8 कूलाम था, है ना? और मैं 8 से 6 की ओर नहीं प्रवाहित कर रहा हूं जानबूझकर, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आवेश जो है वो उच्च आवेश की मात्रा से निम्न आवेश की मात्रा की ओर नहीं बहता है। आवेश का बहना निर्भर करता है उच्च विभव से निम्न विभव। अगर ए का विभव उच्च और बी का विभव निम्न है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक ए से चालक बी की ओर प्रवाहित होगा। लेकिन यदि मान के चलो यहीं पर ये उच्च विभव पर होता और ये निम्न विभव पर होता तो आवेश का प्रवाह क्या होता? फिर बी से ए की ओर होता। तो जिसका विभव उच्च होगा आवेश का प्रवाह उसकी ओर ही होगा, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आवेश जो होगा हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होगा। अभी मैं इसको उच्च विभव मान रहा हूं, इसको निम्न मान के चल रहा हूं, तो आवेश ए से कहां जाएगा? बी जाएगा। ठीक है। अब जब ए से बी गया, मान के चलो ए से बी चला गया, ठीक है, तो अगली बार में मान के चलो यहां का 2 आवेश यहां चला गया और विभव कैसा हो गया? दोनों का समान हो गया। जैसे ही यहां का 2 कूलाम आवेश इस बी में जाता है तो दोनों चालकों का विभव क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो भाई इससे जब 2 जाएगा तो यहां कितना बचेगा? यहां का 2 कूलाम आवेश यहां चला गया तो यहां 4 बचा, और यहां 2 चला गया तो कितना हुआ? 8 और 2 10 कूलाम। अभी भी बताइए, अब 4 और 10 कितना हो गया? 14 कूलाम हो गया। तो आवेशों का क्या हुआ? पुनर्वितरण। मतलब पहले वितरण 6 और 8 था, पहले वितरण कितना था? 6 और 8। अब वितरण कितना है? पहले वाले पर 4 है और दूसरे वाले पर 10 है, लेकिन आवेश की मात्रा कितनी है दोनों पर? अभी भी दोनों कुल आवेश कितना है? आवेश संरक्षण का नियम पढ़ाया था मैंने आपको, है ना? पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया में भी अगर आवेश मान के चलो Q है तो दूसरी प्रक्रिया में भी आवेश कितना होगा? Q ही होगा। मतलब आवेश को आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता
है ना, उसकी कुल मात्रा कैसे रहती है, नियत रहती है। यहाँ पर भी वैसी है, पहले चालक ए पर आवेश 6 कूलाम था, चालक बी पर आवेश 8 कूलाम था, कुल मात्रा 6 और 8 हो गई 14। जब दोनों चालकों को आपने किसी चालक तार की सहायता से संयोजित कर दिया और चालक ए का विभव उच्च है, चालक बी का विभव निम्न है, तो चालक ए में से आवेश कहाँ गया, चालक बी में चला गया, यानी कि यहाँ का 2 कूलाम यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बचा 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 2 कूलाम आया तो 8 में 2 जुड़ गया, कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10 कूलाम। इस तरह से पहली बार में भी 14, दूसरी बार में भी 14 ही है। ठीक है, तो आवेशों का पुनर्वितरण तो हुआ है, पहले वितरण 6 8 था, अब वितरण कितना है 4 और 10 है। ठीक, लेकिन आवेश की कुल मात्रा कैसी है, नियत है। क्लियर हो गई बात अब सबको, यस और नो, क्लियर है? तो ये जो शुरुआत की जो लाइन होती है, उस शुरुआत की लाइन के लिए मैंने सभी कहानी रचा हूं। क्या बोलेंगे, जब 2 आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तथा आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, पहले वितरण 6 8, अब वितरण पहले पर 4 दूसरे पर 10। इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, परंतु आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है, या आवेश की कुल मात्रा वही रहती है। क्लियर? ये हो गया आपका शुरुआत की लाइनें। तो यहां तक के आपको समझ में आ गया होगा, आगे समझ में, यस और नो? अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखते हैं, लाइट आ जाए तो मैं लाइट चालू कर देता हूं ताकि आएगी तो पता चल जाएगा। अब हमारे पास में डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आपका उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक क्यों? क्योंकि जब 2 आवेशित चालकों को जोड़ रहे हैं आप, तो कुछ समय बाद जब आवेश बहेगा ए से बी की ओर या बी से ए की ओर, जैसा भी है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, दोनों चालकों का विभव कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा कुछ देर बाद, बोलो, विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, है ना, विभव समान हो जाएगा। तो वो जो विभव होगा वो दोनों के लिए काम करेगा, इसलिए वो विभव क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। ठीक है, तो अभी मैं मान के चलता हूं कि 2 चालक हैं ए और बी, जिसमें पहले वाले चालक की धारिता है C1, विभव है V1 और आवेश कितना है इस पर, Q1 है। ये सब जोड़ने के पहले की बात कहानी है। फिर इसकी धारिता कितनी है C2, विभव इसका V2 और इस पर आवेश कितना है Q2 है। ठीक है, जोड़ने के पहले है ये। चित्रानुसार 2 आवेशित, या माना कि 2 आवेशित चालक कैपिटल A और कैपिटल B, है ना, एक दूसरे के साथ किसी चालक तार की सहायता से संयोजित है। दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व, ये पूर्व की बात है ना, दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व चालक ए की धारिता C1, विभव V1 और वह आवेश Q1 है, तथा चालक बी की धारिता C2, विभव V2 तथा आवेश Q2 है। ठीक है, तब तो हम यहाँ पर पहला व्यंजक निकालते हैं, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक इस तरह से उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक हम निकालेंगे। यस, लिखना कैसा है, पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, है ना, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, उसमें लिखेंगे जब 2 आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है, या उस हेडिंग को भी नहीं डालेंगे, सीधे लिखेंगे भूमिका बनाते हुए, जब 2 आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तथा आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। फिर लिखेंगे इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, परंतु आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है।
ठीक, उसके बाद में ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद में ये हेडिंग डाल देंगे उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, और लिखेंगे माना कि दो आवेशित चालक ए और बी किसी चालक तार की सहायता से संयोजित हैं। दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व चालक ए की धारिता C1, विभव V1 व आवेश Q1 है, तथा चालक बी की धारिता C2, विभव V2 तथा आवेश Q2 है। तब माइक किसका बंद है, ऑन है, बंद करो। तब कुल धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुल धारिता C1 प्लस C2, क्योंकि C पहली पर है, दूसरे पर C2 है, तो कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगा। कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। जो हमारा 8 और 6 कितना आया था, 14 आया था, है ना, वही वाला Q है ये कुल आवेश Q। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। ठीक है, अब कुल विभव मत कर देना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। जोड़ने के बाद विभव कैसा होने वाला है, समान होने वाला है ना, नहीं तो और तुम कर दो सत्यानाश। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब है ना, चिर परिचित फार्मूला आपका C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो सूचित करता है Q इज इक्वल टू कितना होगा भैया, CV होगा। जब Q इज इक्वल टू CV हो गया, इसलिए Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 तथा Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 V2। यही फार्मूले को हमने 1 1 2 2 वाले में के रूप में लिख दिया। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 1 2 2 लगा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं लिखता हूं कि दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव कितना हो, V हो। तो लिख देते हैं यदि दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, जो कि पहले के लिए भी काम करेगा और दूसरे के लिए भी, उभयनिष्ठ विभव कितना हो, V हो, तब C इज इक्वल टू Q अपॉन V से ही हम लिख रहे हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V फार्मूले का ही क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहां से V का मान निकालोगे तो क्या आएगा भैया, V इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। और V इज इक्वल टू, अब देखो Q और C का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में लिखा हुआ है ना, तो Q का मान कितना है, Q1 प्लस Q2, और C का मान कितना है, C1 प्लस C2। कहां से आया ये, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, और अब यहां मान रख दो, V इज इक्वल टू कैपिटल V रहेगा, V इज इक्वल टू बताओ Q1 और Q2 का मान ये निकाल के रखे हो आपने, C1 V1 और C2 V2। तो Q1 के स्थान पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ विभव के लिए क्या हो गया, ये व्यंजक हो गया। क्लियर, यस और नो, राइट, बात समझ में आ गई यहां तक के। तो यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है, ये हो गया उभयनिष्ठ विभव। यस, अब दूसरा पॉइंट है आपका आवेशों का पुनर्वितरण। तो बड़ा आसानी से आप लोगों ने उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक निकाल लिया आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में। ठीक है, तो आवेशों का पुनर्वितरण मतलब जोड़ने के पश्चात जो वितरण हुआ है वो कैसा है, पुनर्वितरण। तो मैं मान लेता हूं
कि दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे शब्दों का उपयोग करें, संयोजित करना है ना, जोड़ने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माना की, टेस्टर कहाँ गया, माना कि दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात चालक ए पर आवेश Q1 डैश तथा चालक बी पर आवेश Q2 डैश है, तब बताइए C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V होता है, वही फॉर्मूला बार बार, Q अपॉन V सूचित करता है Q इज इक्वल टू कितना हुआ, CV। यही वाला फॉर्मूला उपयोग किया हमें फिर से, ठीक है। और जब Q इज इक्वल टू CV तो Q1 डैश इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, C1 क्या आएगा, Q1 डैश बराबर कितना आएगा, बोलो। अरे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, CV हो गया। मैंने क्या लिखा, माना कि दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात चालक A पर आवेश Q1 डैश, क्योंकि दोनों को जोड़ने के पहले तो आवेश कितना था, संयोजित करने के पूर्व कितना था आवेश, Q1 Q2। अब आपने जोड़ दिया तो क्या होगा, आवेश एक चालक से कहां चला गया, दूसरे चालक में चला गया, तो आवेश की मात्रा तो बदलेगी ही बदलेगी, जो मैंने आपको जब भी बताया था। 4 और 8 था, 6 और 8 था, बाद में कितना हुआ, 4 और 10 हुआ ना, तो जो 4 और 10 है वही क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश है, ठीक है। तो आवेशों का वितरण तो बदल गया, तो वो आवेश का कितना हो गया, चालक ए पर आवेश कितना हो गया जोड़ने के बाद, Q1 डैश, और बी पर आवेश कितना हो गया, Q2 डैश, ठीक है। तब C इज इक्वल टू Q अपॉन V सूचित करता है Q इज इक्वल टू CV। तब जब Q इज इक्वल टू CV आ गया तो Q1 डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो। अरे बोलो, आवाज आ रही नहीं आ रही है, हाँ, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहां क्या लिखूं, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 के बाद क्या लिखूं, V1। क्यों V1 लिखेंगे, सिर्फ V लिखेंगे, हाँ गुड, केवल V लिखेंगे। वही पूछना चाह रहा था मैं कि V1 क्यों लिखोगे, भाई दोनों चालकों को संयोजित कर दिए हो, तो संयोजित करने के पश्चात में क्या आ चुका है हमारे पास में, उभयनिष्ठ विभव आ चुका है। क्या आ चुका है, उभयनिष्ठ विभव आ चुका है आपका। और जब उभयनिष्ठ विभव आ चुका है तो चालक ए के लिए भी विभव क्या होगा, V ही होगा, और बी के लिए भी विभव क्या होगा, V ही होगा, ये वाला V। इसलिए यहां आपने लिख दिया C1 V1 इज इक्वल टू C1 V1 और C2 V2, लेकिन आप यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब कहानी कब की थी, दोनों चालकों को जोड़ने के पहले की कहानी है। और यहां पर दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात, संयोजित करने के पश्चात की कहानी है। तो पश्चात तो क्या हो गया आपके पास, ये लिखा मैंने, संयोजित करने के पश्चात विभव V हो जाता है, तो यहां V1 नहीं आएगा, V आएगा। वही पूछ रहा था, Q1 इज इक्वल टू C1V। इक्वेशन नंबर इसको दे दो, कौन सा, इसको दे दिया 1 2, इसको दे दीजिए आप 3, और इसको दे दीजिए आप 4। तथा जब ये Q1 निकल गया तो Q2 डैश इज इक्वल टू C2V आएगा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5, और यहां कर दीजिए समीकरण 4 भागित समीकरण 5 से, इस तरह से हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो लेफ्ट से लेफ्ट का भाग दीजिए, राइट से राइट का भाग दीजिए, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V, राइट। और यदि ऐसा हो गया तो ये V से V कट जाएगा,
तो आ जाएगा Q1 डेज अपॉन Q2 डेज इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हो गया आवेशों का पुनर्वितरण। और यहाँ नीचे लिख देंगे यह क्या है, यानी कि दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात आवेशों का जो अनुपात है उनकी धारिताओं के अनुपात की क्या हो गया है, बराबर है। मतलब चालक A पर आवेश Q1 डेश है और चालक B पर आवेश Q2 डेश है, जोड़ने के पश्चात तो उन दोनों आवेशों का अनुपात उन चालकों की धारिताओं के अनुपात की क्या है, बराबर है। इसका मतलब यदि धारिता जिसकी ज्यादा होगी C1, उसमें विभव की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। धारिता C2 जिसकी ज्यादा होगी, आवेश उसी पर आवेश की मात्रा Q2 का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये यहां पर लिख देंगे अतः चालकों को, अतः क्या लिखेंगे, दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात आवेशों का अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, अतः दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात आवेशों का अनुपात उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है ना। या जब यहाँ दोनों चालक लिख दियो आपने, दोनों चालकों को लिख दियो तो उनकी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उनकी धारिताओं के अनुपात की क्या होता है, तुल्य होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, अब बताइए यदि ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक निकाल रहे हो, इसका मतलब ऊर्जा की क्या हो रही होगी, हानि हो रही होगी, है ना। मतलब दो आवेशित चालकों को जब आप जोड़ते हैं तो ऊर्जा की हानि हो रही होगी। अब ऊर्जा की हानि अगर हो रही है, ऊर्जा हानि के लिए यदि उसने व्यंजक निकालने बोला है तो सीधी सी बात है ऊर्जा हानि हो रही है। और हानि कब होती है, हानि कब, किस कंडीशन में होती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो आपके पास में 100 रुपए थे, है ना, आप बाजार गए, है ना, आपके जेब में 20-20 की नोट रखी थी 5, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ कि आप किसी काम के लिए झुके नीचे और आपकी क्या हो गई, एक 20 की नोट क्या हो गई, गिर गई और आप घर वापस आ गए। और आपने क्या किया, देखा अपने पैसे तो आपने पाया कि आपके पास में केवल 20-20 की कितनी नोट है, 4 ही नोट है, एक नोट तुम्हारे पास नहीं है। तो मुझे बताइए कितने रुपए की हानि हुई, यानी आपके पास अभी कितने रुपए है, 80 रुपए। तो हानि कितने रुपए की हो गई आपकी, कितने रुपए की, 20 रुपए की हानि हुई। तो भैया ये 20 रुपए की हानि अब कैसे निकालोगे, बताना जरा, कैसे निकालोगे? 100 में से 80 को घटाकर, है ना। यानी कि बाजार जाने के पहले आपके पास रुपए कितने थे, 100, और बाजार से आने के बाद रुपए कितने हैं आपके पास, 80, है ना। तो आप 100 में से क्या करेंगे, 80 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप क्या निकल जाएगी, ऊर्जा हानि निकल, मतलब पैसे की हानि निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो वैसे ही, हाँ, तो वैसे ही यहां पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, यस और नो बोल दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ते रहूं, है ना। बस यस और नो बोल के आप माइक ऑफ कर दिया करो, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी ऊर्जा की हानि हो रही है। इसका मतलब दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व
दोनों चालकों को संयोजित करने के पहले ऊर्जा ज़्यादा रही होगी, और दोनों चालकों को संयोजित करने के जोड़ने के पश्चात ऊर्जा क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, तभी तो ऊर्जा की हानि होगी ना। जैसे बाजार जाने के पहले हमारे पास 100 थे, बाजार आने के बाद हमारे पास में 80 हैं, तो पता चल गया हमको कि 20 की हानि हुई है भैया, है ना। तो वैसे यहाँ पर ऊर्जा की हानि हुई है, इसका मतलब जोड़ने के पहले ऊर्जा ज़्यादा रही होगी, और जोड़ने के पहले ऊर्जा क्या रही होगी, हो गई होगी, कम हो गई होगी, है ना, तभी तो ऊर्जा की हानि होगी। और अगर निकालना है ऊर्जा हानि तो क्या करना पड़ेगा हमको, जोड़ने के पहले, दोनों चालकों को संयोजित करने के पहले जो ऊर्जा होगी उसमें से बाद वाली ऊर्जा को क्या कर देंगे हम, जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगी, ऊर्जा हानि निकल जाएगी। बात समझ में आ गई अब सबके, यस और नो, यस। और जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक। तो अब हमारा काम क्या है, ऊर्जा हानि निकालने के लिए दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व की ऊर्जा निकाल लेते हैं, और दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात की ऊर्जा निकाल लेते हैं, और फिर पूर्व वाली ऊर्जा में से पश्चात वाली ऊर्जा को घटा देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि पहले ऊर्जा ज़्यादा है, बाद में ऊर्जा कम है, इसी प्रकार ऊर्जा हानि निकलेगी, है ना। तो अब हेडिंग डाल देता हूं मैं, दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व, संयोजित करने के पूर्व, आप जोड़ने के पूर्व भी लिख सकते हो, और पूर्व के स्थान पर पहले भी लिख सकते हो, दोनों चालकों को जोड़ने के पहले, लेकिन अपन थोड़ा पढ़े लिखे जैसे शब्दों का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व, ये आपकी हेडिंग है ना। चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, इसको नाम देता हूं मैं ई ए, ठीक है। और बताओ चालक ए की ऊर्जा हमने कल, कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी बड़ा है, ये समय ज़्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है और समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा, अब बताइए ऊर्जा का कल मैंने सूत्र बताया था आपको, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो चालक ए की ऊर्जा कितनी होगी बताओ, क्या था ऊर्जा का सूत्र, बोलिए। क्या था, इतने लोगों में से किसी को नहीं मालूम,
वेरी गुड। हाँ, अरे U इज इक्वल टू 1/2 C1 CV², ये था कि नहीं? तुम लोग पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो बताओ? कल ही पढ़ाया हूं, आगे पाठ पीछे सपाट है, इतने अच्छे से समझाया। अभी पूछो राम की सीता कौन, तो बहन। हाँ, क्या होता है सूत्र? 1/2 CV² होता है, 1/2 CV²। तो चूंकि अब पहले चालक की बात कर रहे हो तो इसकी धारिता कितनी? C1, और क्योंकि पूर्व की बात कर रहे हो तो पूर्व की बात में धारिता C1 थी, विभव V1 था, तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर आ जाएगा। चालक B की ऊर्जा EB इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से। अतः कुल ऊर्जा इसको मैं E1 नाम देता हूं, पहली वाली ऊर्जा को E1। कुल ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा? EA प्लस EB, क्या हम देते हैं? EA प्लस EB। तो क्या हो जाएगा बताओ? E1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। यहीं से आपको संभालना है, क्योंकि अब यहाँ से जो स्टेप्स होने वाली है वो क्रिटिकल होने वाली हैं। यहीं से बात, यहीं तक सब लोग आते हैं, है ना? इस डेरिवेशन के कुछ आगे तक पहुँचते हैं, उसके बाद में फिर सब ढेर हो जाते हैं। तो आपको यहीं पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो कुल ऊर्जा निकाल लिया। पहली ऊर्जा है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, प्लस दूसरी ऊर्जा है 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई कुल ऊर्जा E1। अब इसको दे दो समीकरण नंबर कुछ और, 4, 5 और ये हो गया 6। देना है दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कुल ऊर्जा निकल के दोनों चालकों को संयोजित करने के पूर्व। अब दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात, दोनों चालकों को संयोजित करने के पश्चात वाली कंडीशन है, जोड़ने के पूर्व जोड़ने के पश्चात। फिर से निकालेंगे। चालक ए की ऊर्जा, इसको मैं EA' नाम दे रहा हूं, पश्चात वाले को। पूर्व वाले को मैंने EA नाम दिया था, इसको EA'। 1/2, अब क्या होगी बताओ इसकी ऊर्जा? 1/2 कितनी होगी? हाँ, C1 V² होगी, क्योंकि जोड़ने के पश्चात अब C1 V1 नहीं आ सकता, क्योंकि विभव कैसा हो चुका है? उभयनिष्ठ हो चुका है। ये लिखा मैंने उभयनिष्ठ विभव, देख सकते हैं आप लोग, है ना? और जब ऐसा हो गया तो देखेंगे उसी प्रकार चालक B की ऊर्जा EB' इज इक्वल टू 1/2 C2 V का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, है ना? ये हो गया। और अगर ऐसा है तो अतः कुल ऊर्जा निकाल लो। कुल ऊर्जा E2 नाम दे रहा हूं। पहले वाली को जोड़ने के पूर्व को E1 नाम दिया, जोड़ने के पश्चात को E2 नाम दे दिया। E2 इज इक्वल टू EA' प्लस EB'। यस, E2 इज इक्वल टू E1' का माने 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। जोड़ दिया दोनों को। क्या कॉमन निकलेगा बताइए? क्या कॉमन निकलेगा? 1/2 इधर कॉमन निकल जाएगा, 1/2 और V² कॉमन निकलेगा। तो 1/2 में इस तरफ कॉमन निकाल देता हूं, तो यहाँ बच जाएगा C1 प्लस C2, और V और V² इस और कॉमन निकाल देता हूं, तो मैं ये V² यहाँ लिख दिया। क्लियर है? समझ गए? और देखो अब ये जो V आया है, इस V का मान ये रखा हुआ है, ये जो मैंने आपको पहले से लिख के रख दिया हूँ, ये होता है। याद हो गया सबको? V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 3 है ये। तो ये वाले सूत्र को यहाँ पर हम क्या कर देंगे? रख देंगे। नीचे दिख रहा है कि नहीं? अरे नीचे दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है?
ठीक ठीक ठीक, गुड। चलो अब E2, चलिए E2 निकालिए, सॉरी हाँ E2 ही निकाल रहे हैं ना। E2 इज इक्वल टू क्या है, 1/2 C1 प्लस C2 और V का मान था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? यस और नो? क्लियर? ओके, तो ये आपके पास में आ गया 1/2 C1 C2 V1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल कर लिए, पूर्व ज्ञान का उपयोग करिए आपका, जो आपको बहुत है। 1/2 C1 प्लस C2। अब देखिए दोनों का, ऊपर वाले का भी वर्ग है नीचे वाले का भी वर्ग है, तो ऊपर वाले का अलग वर्ग लिख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? C1 प्लस C2 से देखो, एक C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं? यस और नो? दिक्कत है क्या? हाँ, ये C1 प्लस C2 कट गया तो क्या बचा, C1 V1। अच्छा, और इसको तोड़ दो, अब इसको भी चलो सूत्र तोड़ो। A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है वीणा? A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बोलो। ये लिखा है ना A, हाँ ऐसा ऐसा होता है, सामने नहीं, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पूजा बोलो। टू ए बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इतना साधारण सूत्र है, बचपन में पढ़े थे, 55 के हो गए तुम लोग, समझ नहीं आ रहा तुमको क्या? पहला ही सूत्र है, 6वीं में पढ़े थे, 12वीं में पहुंच गए, 6 साल में याद नहीं हो तुमको पहले सूत्र। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान C1 V1 C2 V2 और बटे में क्या आ गया, C1 प्लस C2 आ गया। ये हो गया आपके पास, है ना, लगा दिया। ये हो गया पूरा a, ये हो गया पूरा b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको दे दो इक्वेशन नंबर कौन सा, 7। यहां तक कोई समस्या किसी को है क्या? अरे यहां तक किसी को समस्या है क्या? बिल्कुल क्लियर है यहां तक की कहानी? चलिए, अब जब हमने E1 भी निकाल लिया, E2 भी निकाल लिया, मतलब जोड़ने के पूर्व भी निकाल लिया कुल ऊर्जा, जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा निकाल लिया, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा निकाल लिया, और हमको मालूम है ऊर्जा की क्या हुई है, हानि हुई है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा ऊर्जा में इसके करेंगे, कम ऊर्जा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगी ऊर्जा की हानि। ज़्यादा ऊर्जा कौन सी है, E1 के E2? बताइए, ज़्यादा ऊर्जा कौन सी है, E1 के E2? E1 ज़्यादा है, E2 कम है ना। तो अब ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि को मैं लिख देता हूं डेल ई, क्या लिख देता हूं, डेल ई इज इक्वल टू ज़्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा, मतलब जोड़ने के पूर्व की ऊर्जा E1 माइनस जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा E2। चलिए, अब यहां से ही आपको संभालना है, ये है मूल, यहां तक आते हैं सब। यहां आने के बाद में सब हमारे शेर जो हो जाते हैं ढेर हो जाते हैं, है ना। तो शेरों को ढेर नहीं करना, होना है आप यहां से बिल्कुल संभालिए आप। डेल ई इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, E1 ध्यान से देखेंगे 1/2, और थोड़ा किनारे से लिखता हूं क्योंकि स्टेप थोड़ी बड़ी होने वाली है।
चलेगा 5 से 7 मिनट। और डेल ई इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस, जब माइनस लग गया तो बड़ा कोष्टक लगा देना चाहिए। ये हो गया, ये E2 का मान है, रखो 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 और अपॉन में क्या आया C1 प्लस C2। ओके, फिर देखो डेल ई, यहीं पर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है ना। बार बार यहीं पर लोग आते हैं और उसके बाद में सब जब 1 1 2 2 1 1 2 2 देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो देखेंगे 1/2 1/2 1/2 सब में 1/2 है, कॉमन निकल जाएगा। यस, निकलेगा कि नहीं? हाँ, तो ये डेल ई इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकाल दिया। हाँ, अब देखो यहाँ क्या आया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 निकलेगा, लेकिन अभी भी कोष्टक लगाओ क्योंकि माइनस है सामने, सब गड़बड़ कर देगा। ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ये कोष्टक बंद कर दो और एक बड़ा कोष्टक भी बंद कर दो और यहाँ बटे में लिख दो C1 प्लस C2। ठीक है, अभी इनके बटे में कुछ नहीं है तो एक एक लिख दो, है ना। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा बताओ, लघुत्तम कितना आएगा? हाँ, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ C1 प्लस C2 है, तो लघुत्तम कितना आएगा C1 प्लस C2 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इस एक का भाग इसमें देंगे, जो तरीका होता है एक का भाग इसमें देते हैं, इसका फिर ये जो भाग आता है उसका गुणा यहाँ करते हैं। अब एक का भाग इसमें देंगे तो उतना ही आएगा ना, तो सीधे सीधे करना कुछ नहीं है, इस C1 प्लस C2 का इसमें और इसमें गुणा कर देना है दोनों पदों में। ठीक है, या तो हम इसको ऐसा लिख के ऐसा लिख देते हैं, एक ही पद बना देता हूँ इसको मैं, चलो ऐसा। तो ये वाले C1 प्लस C2 का यहाँ गुणा कर दो। आवाज माइक बंद करो, कौन है माइक वाला? C1 प्लस C2 का यहाँ गुणा करो। अरे माइक बंद करो, कौन है? रंजीत कासर पे अपना माइक बंद करो। अब इसका गुणा यहां होने वाला है, तो C1 प्लस C2 ये हो गया और गुणा इसमें होने वाला पूरे दोनों पदों में, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया, इस पूरे पद का इस पूरे पद में गुणा किया और ये माइनस। अब देखो C1 प्लस C2 का भाग C1 प्लस C2 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो पूरी की पूरी राशि रहेगी जैसी की वैसी। ठीक है, तो मैं सेम लिख देता हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 और ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अगली स्टेप देखिए, डेल ई इज इक्वल टू 1/2। ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, C1 का गुणा यहां करिए, पहले C1 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, फिर C2 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। बचपन में पढ़े हो ना गुणा कैसा करते हैं। C1 का गुणा करो यहाँ C1 इंटू C1, C1 का स्क्वायर इंटू V1 पहले से ही है तो V1 का स्क्वायर प्लस, अभी C1 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा C1 और ये C2, C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 का गुणा हो गया दोनों में। अब क्या करेंगे, अब C2 का गुणा करेंगे इसमें प्लस C2 का गुणा यहाँ C1 में करेंगे तो क्या आएगा C2 C1 या C1 C2, C1 C2 और ये V1 बचा है तो V1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो C2 इंटू C2, C2 का स्क्वायर और ये V2 पहले से था तो V2 का स्क्वायर। यहां बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ, ओके। तो बहुत आसानी से C1 का गुणा पहले इन दोनों पदों में करो, फिर C2 का गुणा इन दोनों पदों में करो।
C1 का करेंगे तो C1 V1 का स्क्वायर और फिर C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर C2 का करेंगे C1 C2 V1 का स्क्वायर और C1 C2 का गुणा यहाँ करेंगे तो C2 इंटू C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो माइनस है, जब माइनस का गुणा करेंगे तो जितनी प्लस वाली राशि होगी सब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाँ। और ऐसा हो गया तो थोड़ा बोर्ड को मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको बोर्ड पूरा दिखे। गुणा करो माइनस का तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हो गया माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और ये बचा है तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2C1 V1 C2 V2। ये बड़ा कोष्टक, और बटे में क्या बचा हुआ है, क्या बचा है बटे में, C1 प्लस C2 बचा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, देखो C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस वाला C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस वाला कट गया। ठीक, अब देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस वाला C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस वाला, ये भी कट गया। क्लियर, समझ में आ गया क्या क्या कट गया, स्क्वायर स्क्वायर वाला 4 पद कट चुके हैं। हाँ चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी करो। 48 मिनट का वीडियो, बस अब एक स्टेप बची है, 2 स्टेप बस। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब केवल 2 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। बड़ा डेरिवेशन है 5 नंबर के लिए। अब बताइए क्या हुआ, डेल E इज इक्वल टू 1/2। हाँ बताइए क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, C1 C2 V2 का स्क्वायर कोष्टक के अंदर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस, और क्या बचा, C1 C2 V1 का स्क्वायर बचा, C1 C2 V1 का स्क्वायर बचा प्लस, और क्या बचा, सॉरी प्लस नहीं बचा, माइनस बचा, माइनस ये बचा ये 2C1 V1 C2 V2, 2C1 V1 C2 V2, और बटे में क्या बचा, C1 प्लस C2 बचा है। क्लियर इतना, ओके। हाँ अब बताइए यहां से क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहां C1 C2 है, यहां पर भी C1 C2 है, और यहां पर भी क्या है C1 और C2 है, तो क्या हो जाएगा C1 C2 सब में से कॉमन, तो 1/2 यहां से C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया C1 C2 बाहर, और ये बटे में जो C1 प्लस C2 इसको भी मैं यहां लिख देता हूं, C1 प्लस C2 ये भी हो गया आपका बाहर। ठीक, तो अब यहां अंदर क्या बचा, देखो V2 का स्क्वायर, यहां V1 का स्क्वायर बचेगा, माइनस 2V1 V2 बचेगा, तो मैं पहले V1 को लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर लिखने के स्थान पर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, लिख सकते हैं, हाँ। तो पहले V1 का स्क्वायर लिख देता हूं, फिर V2 का स्क्वायर लिख देता हूं, और माइनस 2V1 और V2 लिख देता हूं, V1 V2, नहीं लगा होगा बुरा ऐसे लिखने से, है ना। और जब ऐसा लिख दिए तो सूत्र कौन सा बना बताइए, कौन सा सूत्र बना, यस A माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया, और यहां आ गया A माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का सूत्र है ये, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये सूत्र होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये हो गया A माइनस बी मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका यही ऊर्जा हानि के लिए क्या है, व्यंजक है ना। ये खुश हो जाइए जरा, तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, ये व्यंजक क्या हो जाता है आपका खत्म होता है।
तो मेरे हिसाब से पूरी बात क्लियर हो गई सब लोगों को? यस और नो? इसको बहुत अच्छे से एक बार घर में जाके देख लेंगे। घर में जाके, क्या तुम घर में ही हो, है ना? तो घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही हो, एक बार और देख लेना, ठीक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जोड़ देता हूं, ये ऊर्जा हानि किस रूप में होती है? आवेशों के पुनर्वितरण से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा बताइए यह ऊर्जा हानि किस रूप में होती है। तो यह ऊर्जा हानि होती है ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में और प्रकाश ऊर्जा के रूप में यह ऊर्जा हानि होती है। कैसे? बैटरी के दो तारों को, कोई भी बैटरी लीजिए, उनके दो तारों को क्या करते हैं, जब आप स्पर्श कराते हैं तो आपको ऐसे आवाज आती है, ठीक है? आवाज आती है, चिंगारी उत्पन्न होती है और ऐसे झरझर की आवाज आती है, ठीक है? झरझराहट की आवाज आती है। इसका मतलब आवाज आई, वो आवाज कोई संगीत नहीं है जो हमको बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब ऊर्जा की क्या हुई? हानि हुई ध्वनि ऊर्जा के रूप में। फिर चिंगारी निकली, मतलब ताप भी बढ़ेगा, यानी ऊष्मा भी वहां पर उत्पन्न हुई है, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो रही है। और तीसरी बात, जब चिंगारी उत्पन्न होगी तो प्रकाश भी उत्पन्न होगा, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी क्या हुई है? ऊर्जा की हानि हुई है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? है ना? यानी कि ध्वनि भी निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है और प्रकाश भी निकल रहा है आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर। इसलिए हम बोलेंगे ऊर्जा की जो हानि है वो ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा के रूप में होती है। इज इट क्लियर? यस? ओके ओके ओके, चलो।